आज हम जो कल का हमने लास्ट टॉपिक छोड़ा था वहां से हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। स्वर्णगिरी, एक नाम बताए थे मैंने, स्वर्णगिरी। स्वर्णगिरी का मतलब क्या होता है बेटा? सोने के पहाड़। सोने का पहाड़। स्वर्ण का मतलब सोना और गिरी का मतलब पहाड़, यानी सोने का पहाड़। और ये कहां पर स्थित है? कर्नाटका। याद रखेंगे, स्वर्णगिरी कहां पर है? कर्नाटक। ठीक है। अब स्वर्णगिरी के बारे में हमने जानने का प्रयास किया कि यहां पर साम्राज्य के उचित संचालन के लिए जमीन, यानी कि साम्राज्य के उचित संचालन के लिए जमीन और जलमार्ग, जमीन और जल मार्गों द्वारा, यानी कि स्वर्णगिरी में साम्राज्य को सही ढंग से संचालित करने के लिए यहां पर जमीन और नदी मार्ग, इन द्वारा क्या होता था? आना जाना बना रहता था। यहां तक मैंने लिखा दिया था, लिख लिया था बेटा? अब देखिए अगला टॉपिक लिख लीजिए। जैसे ये क्या होता था कि जैसे एक तो राजधानी है और चार क्या है? प्रांत। एक राजधानी, चार प्रांत। तो इसमें कहा गया है कि राजधानी से प्रांत तक जाने में कई सप्ताह लग जाते थे, या यूं कह सकते हैं कि कई महीने भी लग जाते थे। यानी कि पहले इतने साधन तो थे नहीं, यातायात के साधन नहीं थे। तो यह कहा जाता है कि जैसे पाटलिपुत्र राजधानी है, तो पाटलिपुत्र से इन प्रांतों में जाने के लिए, यानी पाटलिपुत्र राजधानी से प्रांतों तक जाने में कई बार क्या है? कई सप्ताह का समय लग जाता था, या यूं कहें कि कई महीने भी निकल जाते थे, या कई महीने का समय लगता होगा। यह अंदाजा लगाया गया है कि इतिहासकार ये कहते हैं कि इस राजधानी से प्रांतों में आने में, प्रांत कौन कौन से थे? आपको चार प्रांत बताए थे, तक्षशिला। और ये देखो कितनी दूर दूर है, चाहे तक्षशिला हो, उज्जैनी हो, तोसली हो या स्वर्णगिरी हो, ये दूर दूर है। तो ये अंदाजा लगाया गया इतिहासकारों के द्वारा कि राजधानी से प्रांतों तक जाने में कई बार हो सकता है कि कई सप्ताह या महीनों का समय लगता होगा। ठीक है। अब यहां से प्रांतों में जा रहे हैं, पाटलिपुत्र से मान लीजिए तक्षशिला जा रहे हैं। अब पाटलिपुत्र से तक्षशिला जा रहे हैं, लंबी दूरी है। तो इसमें यह बताया गया है इतिहासकारों के द्वारा कि हो सकता है कि यहां से यहां जाने में इनको महीने का समय लगता होगा। तो इसलिए क्या है कि जो रास्ता होता था बीच में, जो रास्ता है, उसमें यात्रियों के विश्राम के लिए और खान पान की व्यवस्था की गई होगी। विश्राम व खान पान, यानी कि देखा गया है इतिहासकारों के द्वारा कि जगह जगह पर विश्राम गृह मिले हैं, विश्राम करने की जगह। और विश्राम करने की जगह होने का लॉजिक भी यही है। क्या लॉजिक है? कि हो सकता है कि जब यहां पाटलिपुत्र से कोई यात्री जा रहा है प्रांत में, अब प्रांत में जाने के लिए उसको महीना भर लग जाता है। तो महीना भर तो है ही नहीं कि एक्चुअली वो चलता रहेगा, पैदल चलता रहेगा लगातार, नहीं, उसको रुकना भी पड़ेगा, खाने पीने की व्यवस्था भी करनी पड़ेगी, विश्राम की जगह भी चाहिए उसको। तो ये माना गया है कि हो सकता है कि यहां से जब यहां जाता था प्रांतों में व्यक्ति या यात्री, तो उसको रास्ते में विश्राम गृह भी मिलता था और खान पान की भी उसके लिए क्या थी? उचित व्यवस्था होती होगी या व्यवस्था की गई होगी। अब जो मौर्य साम्राज्य में है, इस मौर्य साम्राज्य में सुरक्षा का जो कार्य है वो किसको दिया गया है? सेना। आप ये लिख लीजिए, मौर्य प्रशासन में सुरक्षा का कार्य, मौर्य प्रशासन में सुरक्षा का कार्य सेना को सौंपा गया था। लिख लीजिए बेटा कि मौर्य प्रशासन में या मौर्य साम्राज्य में जो सुरक्षा करने का दायित्व था वो किसका था? सेना का। यानी जनता की जो सुरक्षा करना है वो किसका कार्य है?
सेना का। बेटा आवाज आ रही है ना मेरी? यस सर। यस सर। यस सर। लिखते जाओ। यानी कि सुरक्षा का जो दायित्व था वो किसके पास में था? सेना के पास में था। हम प्रशासन के बारे में जा रहे हैं, मौर्य कालीन प्रशासन। और ये अंदाजा लगाया गया है कि यहाँ से यहाँ जाने में टाइम लगता होगा, महीना लग जाता होगा। महीने लग रहे हैं तो विश्राम भी करना होता था, खान पान की व्यवस्था भी करनी होती थी, हो गया। प्लस जो सुरक्षा का दायित्व था मौर्य प्रशासन में, वो किसके हाथों में था? सेना के हाथों में। अब ये नाम आ गया सेना। ये देखिए, तो अगला टॉपिक अपना क्या हो गया? सेना। लिख लीजिए बेटा, सेना, मौर्यकालीन सेना। अब इसमें देखो ये कहा गया है मेगास्थनीज। मेगास्थनीज का परिचय मैं ऑलरेडी दे चुका हूं आपको। यूनानी राजदूत था। कौन सी पुस्तक लिखी थी? इंडिका। इंडिका, याद रखेंगे। तो इसमें ये बताया गया है मेगास्थनीज क्या कह रहा है यहां पर? मेगास्थनीज ये कह रहा है कि मेरे अनुसार, या फिर कह दीजिए कि मेगास्थनीज के अनुसार सैनिक जो गतिविधियां होती थी, यानी कि सैनिक क्या क्या कार्य करेंगे, कौन कौन सी गतिविधियां करेंगे, तो ये कहा गया है कि मेगास्थनीज के अनुसार सैनिक गतिविधियों के लिए एक समिति और 6 उप समितियां होती थी। लिख लीजिए बेटा। यानी कि मेगास्थनीज के अनुसार आप देखेंगे, सेना के बारे में हम जान रहे हैं कि सेना का दायित्व क्या है? जनता की सुरक्षा करना। और सेना के बारे में हमने क्या देखा कि मेगास्थनीज के अनुसार जो सैनिक गतिविधियां थी उनको चालू रखने के लिए, उनको चलाने के लिए कुछ समितियां बनी हुई थी, जिसमें एक समिति और इसकी 6 उप समितियां, यानी एक तो मुख्य समिति होगी और इसके साथ 6 इसकी क्या हो गई? उप समितियां हो गई। ये लिख लीजिए बेटा कि मेगास्थनीज के अनुसार सैनिक गतिविधियों का संचालन करने के लिए एक समिति और 6 उप समितियां थी। इसमें एक चीज और लिख लीजिए कि मौर्य साम्राज्य के पास, मौर्य साम्राज्य के पास विशाल सेना थी। भाई एक समिति है, एक 6 उप समितियां हैं, तो कहने का मतलब ये भी हो गया कि जो मौर्यकालीन जो सेना थी वो क्या थी? विशाल, बहुत ज्यादा इसमें क्या थे? सैनिक थे। लिख लिया? बेटा लिख लिया क्या? यस सर। अब यस देखिए, सर। ये जो 6 उप समितियां हैं इनके बारे में देख लेते हैं कि हर एक उप समिति का क्या कार्य था। तो सबसे पहला लिखेंगे, ये लो, पहली जो उप समिति है उसका जो कार्य है वो अपन लिखने जा रहे हैं। पहली जो उप समिति है उसका कार्य था नौसेना का संचालन। नौसेना का संचालन, यानी पहली उप समिति का कार्य क्या बताया बेटा मैंने? नौसेना का संचालन, यानी जो पानी में जो सेना काम करती थी, पानी के अंदर, जल में, उस सेना का संचालन करती थी पहली वाली उप समिति। ठीक है। अब कौन सी आएगी आपकी? दूसरी। दूसरी का काम क्या था? यातायात और खान पान का संचालन। यातायात और खान पान का संचालन, ये देखेंगे आप। यानी कि पहली समिति मैंने बता दी नौसेना का संचालन। दूसरी समिति का कार्य था कि जो उस समय मौर्य प्रशासन जो यातायात था और जो खान पान की व्यवस्था थी वो दूसरी उप समिति करती थी। ठीक है। तीसरी समिति, तीसरी जो समिति थी उसका काम था पैदल सैनिकों का संचालन।
तीसरी का कार्य पैदल सैनिकों का संचालन। यानी कि युद्ध में जो सैनिक पैदल चलते थे, युद्ध में जो सेना पैदल चलती थी, उसका संचालन कौन सी समिति करती थी? तीसरी। तीसरा लिख लिया कि तीसरी का कार्य क्या था कि पैदल जो सैनिक चलते हैं उनका संचालन करना। जो चौथी समिति थी, चौथी समिति थी अश्वरोहियों की, अश्वरोहियों की। यानी कि जो चौथी समिति थी वो थी अश्वरोहियों की। चौथी का कार्य क्या था? अश्वरोहियों। अश्व का मतलब घुड़सवार, बेटा अश्व, घोड़े, 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 घोड़े। यानी कि चौथी जो समिति थी वो किसका संचालन करती थी? अश्वरोहियों का, जो घोड़े पे बैठकर लड़ाई लड़ने जाते थे या घोड़े पे रहते थे। ठीक है, पैदल भी हो गया और घोड़े भी हो गए। चौथा लिख लो अश्वरोहियों का। ठीक है, पांचवा जो है रथारोहियों। रथारोहियों कौन से व्यक्ति? जो किसके ऊपर बैठे हैं? रथ के ऊपर। यानी पैदल चलने वाले सैनिक, फिर घोड़े पे बैठकर चलने वाले सैनिक, और पांचवी जो समिति थी वो किसकी होती थी? रथारोहियों को, जो किसके ऊपर चलते थे? रथ के ऊपर चलते थे। और जो छठी थी उसका कार्य था आपके हाथियों का संचालन। यानी छठी का काम क्या था? हाथियों का संचालन। ये लो, ये 6 हो गए कार्य, ये लिख लीजिए आप। यानी कि मौर्य साम्राज्य की जो सेना है उसके बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। और सेना के अध्ययन में हमने क्या जाना कि जनता की सुरक्षा का जो दायित्व था वो किसके हाथ में था? सेना के हाथ में। ठीक है, और मौर्य साम्राज्य की जो सेना थी वो बहुत विशाल थी। विशाल का यह है कि मेगास्थनीज ये कहते हैं कि मेरी नजर में जो सैनिक जो गतिविधियां थी उसके संचालन के लिए एक तो समिति होती थी और 6 उसकी क्या होती थी? उप समितियां। अब जैसे जिसमें पहली जो समिति थी वो तो क्या करती थी? नौसेना, यानी जल में जो सेना काम करती है उसका संचालन। दूसरी समिति थी यातायात और खान पान की व्यवस्थाओं का संचालन। तीसरी जो थी वो जो पैदल सैनिक चलते थे वो होते थे। चौथा है अश्वरोही जो घोड़े पे चलते थे। पांचवा रथारोही जो रथ पे चलते थे। और छठा है हाथियों का संचालन। क्योंकि आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि युद्ध में हाथियों का भी कार्य होता है, हाथी भी युद्ध लड़ते हैं, तो हाथियों का संचालन करने वाली भी एक इनकी क्या थी? सैनिक समिति थी। लिख लिया बेटा? यस सर, मिटा दूं? यस सर। चलो नीचे वाला रहने देता हूं, आप लिख लेना आराम से। ठीक है, अब देखिए ये उप समितियां हो गई। अब कुछ अन्य उप समितियां और थी। अन्य उप समितियां यानी इसके बाद में भी कुछ ऐसी समितियां थी जो अलग अलग कार्य करती थी। ये तो मुख्य रूप से हो गई। अब कुछ अन्य उप समितियां हैं। अब अन्य जो उप समितियां हैं उनका कार्य था उपकरणों को ढोने के लिए, उपकरणों को ढोने के लिए बैलगाड़ियां, यानी कि जो भी उपकरण होते थे उनको ढोने के लिए बैलगाड़ियों की व्यवस्था करना। उपकरणों को ढोने के लिए बैलगाड़ियों की व्यवस्था करना। यानी कि जो भी उपकरण होते थे, ऐसे उपकरण जो सेना नहीं करेगी, उनका यही काम था अन्य उपसमितियों का कि आप कई ऐसे उपकरण होते हैं युद्ध में लड़ने के लिए, कई सामग्री ऐसी होती है उनको ढोने के लिए या आगे लेके जाने के लिए किसकी व्यवस्था करती होते हैं? वो
बैलगाड़ियों की। यानी कि अन्य उपसमितियों का कार्य क्या बता दिया कि जो भी उपकरण है उनको ढोने के लिए किसकी व्यवस्था करना, बैलगाड़ियों की व्यवस्था करना, ठीक है। प्लस जो सैनिक है उनके लिए भोजन तथा जानवरों के लिए चारे की व्यवस्था करना। अगला कार्य क्या हो गया, सैनिकों के लिए भोजन व जानवरों के लिए चारे की व्यवस्था करना। लिख लीजिए बेटा। यानी अन्य उपसमितियों में पहला कार्य क्या बताया, उपकरणों को ढोने के लिए बैलगाड़ियों की व्यवस्था। दूसरा मैंने बताया कि जो सैनिक युद्ध लड़ रहे हैं ये युद्ध नहीं लड़ेंगे, ये जो अन्य उपसमितियां ये युद्ध नहीं लड़ेगी, ये तो केवल इनके लिए कार्य करेगी। ये जो सेना है ना इनके लिए कार्य करेगी। क्या कार्य करेगी कि जो सैनिक युद्ध लड़ रहे हैं उनके लिए किसकी व्यवस्था करना, भोजन की। ये भोजन नहीं बनाएंगे युद्ध लड़ने वाले, ये जो उपसमितियां हैं इसमें जो लोग हैं सेना के वो इनके लिए क्या बनाएंगे, भोजन बनाएंगे। प्लस जो युद्ध में लड़ने वाले जो जानवर हैं, चाहे घोड़ा हो आपके हाथी हो, जो भी जानवर युद्ध में जाते थे उन जानवरों के लिए किसकी व्यवस्था करना बेटा, चारे की व्यवस्था करना। ठीक है। तथा एक चीज और है कि सैनिकों की देखभाल के लिए सेवकों की नियुक्ति की जाती थी। यानी जो सैनिक युद्ध लड़ रहे हैं उन सैनिकों की देखरेख देखभाल के लिए, भाई जैसे कोई सैनिक घायल हो गया अब उसकी मरहम पट्टी करनी है, उसको आराम करवाना है, उसकी मदद करनी है कार्यों में, तो इस प्रकार से मौर्य शासन में जो सैनिक होते थे उनकी देखभाल के लिए किसकी नियुक्ति की जाती थी, सेवकों की नियुक्ति की जाती थी। ये लिख लीजिए बेटा। यानी अन्य उपसमितियों का कार्य मैंने बता दिया। भाई अन्य उपसमितियों का क्या कार्य था वो मैंने सामने लिख दिया है, जल्दी से लिख लीजिए कि वो बैलगाड़ियों की व्यवस्था करते थे सामान को ढोने के लिए, सैनिकों के लिए खाने की व्यवस्था करते थे, जानवरों के लिए चारे की व्यवस्था करते थे, और उसके बाद में जो सैनिक है उनकी देखभालों के लिए किसकी व्यवस्था की गई थी या नियुक्ति की गई थी, सेवकों की नियुक्ति की गई थी। ये चीज देख लीजिए, आप लिख लीजिए बेटा। लिख लिया बेटा। यस सर। अब अगला पॉइंट आ रहा है, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिख लीजिए आप। अशोक का धम, अशोक का धम। और अशोक के धम में आप एक चीज लिखे, मैं लिखवा देता हूं। अशोक के अनुसार, लिख लीजिए बेटा आप, अशोक के अनुसार अशोक के अनुसार धम के माध्यम से, अशोक के अनुसार धम के माध्यम से, अशोक के अनुसार धम के माध्यम से लोगों का जीवन, धम के माध्यम से लोगों का जीवन, अशोक के अनुसार धम के माध्यम से लोगों का जीवन इस संसार में, लोगों का जीवन इस संसार में, लोगों का जीवन इस संसार में तथा इसके बाद के संसार में, इस संसार में तथा इसके बाद के संसार में
तथा इसके बाद के संसार में अच्छा रहेगा। ये लिख लीजिए आप, मैं समझा देता हूं कैसे। अशोक ने अपना एक धर्म चलाया था और इस धर्म के अपने एक नियम और सिद्धांत थे। तो उसने ये कह दिया कि मैंने जो धर्म चलाया है, अगर आप इस धर्म को मानते हैं, इसके नियमों को मानते हैं, तो मेरा ये बिल्कुल विश्वास है कि आपका जो जीवन है, लोगों का जो जीवन है वर्तमान समय में और उसके बाद तक के समय में भी क्या रहेगा, अच्छा रहेगा। तो आप क्या करें, मेरे द्वारा चलाया गया जो धर्म है, धर्म, उसको क्या करें आप अपनाएं, उसके नियमों को आप माने। जैसे अकबर ने दीन इलाही का धर्म चलाया था, तो अशोक ने भी अपनी तरफ से कुछ नियम सिद्धांत बनाए और एक धर्म के रूप में जोड़ दिया कि प्रत्येक व्यक्ति जो इस धर्म को अपना रहा है वो इन इन चीजों को मानेगा। लिख लिया बेटा? यस सर। अब लिखिए धर्म के बारे में। लिखिए आप, धर्म के सिद्धांत बहुत ही साधारण, धर्म के सिद्धांत बहुत ही साधारण व सार्वभौमिक थे। यानी कि धर्म के सिद्धांत बहुत ही साधारण व सार्वभौमिक थे। यानी धर्म के जो नियम या सिद्धांत थे ना, वो बिल्कुल इजी और आसान थे, प्रत्येक व्यक्ति उनको मान सकता था। लिख लीजिए आप। नेक्स्ट, धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने, धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने धम्म महामात्य, धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने धम्ममात्य नाम के विशेष अधिकारियों की नियुक्ति की। धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने धम्ममात्य नाम के विशेष अधिकारियों की क्या की, नियुक्ति की। यानी अशोक ने अपने धर्म का प्रचार करने के लिए, लोगों तक पहुंचाने के लिए धर्म के सिद्धांतों को अपनी तरफ से धम्म महामात्य नाम के विशेष अधिकारियों की क्या की, नियुक्ति की। और इनको ये दायित्व दिया गया कि आप जाकर इस धर्म का क्या करें, प्रचार करें। लिख लिया बेटा? यस सर। यानी कि इसने क्या किया, धर्म का प्रचार करने के लिए धम्म महामात्य अधिकारियों की क्या की, नियुक्ति की। अब लिखो धर्म की विशेषता। धर्म की विशेषता लिखते हैं बेटा कि धर्म की प्रमुख विशेषता क्या है, धर्म के सिद्धांत क्या है या उसके नियम क्या है। पहला जो सिद्धांत है उसका बड़ों का सम्मान करना, बड़ों का सम्मान करना व सत्य बोलना। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बेटा। धम्म, अशोक का धम्म पूछा जाता है कई बार। पहला जो विशेषता है इस धम्म की या शिक्षा है, वो ये कहती है कि हमें बड़ों का सम्मान करना चाहिए और क्या करना चाहिए, सत्य का आचरण करना चाहिए, यानी सत्य बोलना चाहिए। दूसरा लिखो, अपने से छोटे के साथ, अपने से छोटे के साथ, अपने से छोटे के साथ उचित व्यवहार करना। अपने से छोटे के साथ
उचित व्यवहार करना, यानी अशोक ये कहता है या अशोक का धम ये कहता है बड़े को तो मान सम्मान देना ही है, बड़े की तो रेस्पेक्ट करनी है, लेकिन अपने से जो छोटा है उसके साथ भी हमें उचित व्यवहार, सही व्यवहार करना चाहिए। लिख लिया बेटा? Yes, sir. तीसरा लिखो, विद्वानों व ब्राह्मणों, विद्वानों व ब्राह्मणों के प्रति सहानुभूति की नीति, विद्वानों व ब्राह्मणों के प्रति सहानुभूति की नीति का अनुसरण, यानी कि तीसरी जो बात है इसकी, वो अशोक का धम ये कहता है कि अशोक के धम को मानने वाले क्या करें, जो भी विद्वान है, पढ़े लिखे विद्वान है या ब्राह्मण है, उनका क्या करें, हम उनके प्रति सहानुभूति की नीति रखें, सहानुभूति रखें उनके प्रति। ठीक है, नेक्स्ट, अहिंसा का पालन करें। नेक्स्ट क्या है, चौथा है आपके, अहिंसा का पालन करें तथा सभी धर्मों का सम्मान करें। अहिंसा का पालन करें तथा सभी धर्मों का सम्मान करें। बेटा जल्दी लिख लिए, टाइम होने वाला है। पांचवा है, दासों व सेवकों के प्रति दयावान होना, यानी कि जो भी नौकर है, दास है, उनके प्रति भी हमें क्या होना चाहिए, दयावान होना चाहिए। ऐसा नहीं नौकर है, दास है तो उसके प्रति अपन कुछ भी करें, नहीं, दास और सेवकों के प्रति भी हमें क्या होना चाहिए, दयावान। तो ये 5 लिखवा दिए मैंने धम की विशेषता। बेटा लिख ली सबने? Yes, sir. तो यहां तक का टॉपिक आपके कंप्लीट हो चुका है। कल या परसों जब क्लास में आएंगे तो उसके बाद में अपन देखेंगे मौर्य साम्राज्य का महत्व। यहां तक क्लियर हो गया है? कोई दिक्कत हो मुझे पूछ लेना, मेरे व्यक्तिगत जो नंबर है व्हाट्सएप पे, वहां पर आप देख लेना, और जो नोट्स लिखते हैं वो मेरे को भेज देना बेटा, क्या क्या आपने नोट्स में लिखा है। बेटा एक एक करके लेफ्ट हो जाओ, रिमूव हो जाओ बेटा।